अस्सलाम वालेकुम। अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर का आज फोर्थ और काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने रिजर्वेशन एक्ट को कंप्लीट किया था। आज हम रिजर्वेशन रूल्स को स्टार्ट करेंगे। तो रिजर्वेशन रूल्स जो है वो एक्चुअली 2005 में नोटिफाई हुए थे। उसके बाद मॉडिफाई होते गए, अमेंडमेंट्स होती गई। तो पहली अमेंडमेंट जो है वो कब हुई? 2020 में। किसके थ्रू? एसओ नंबर 127, दैट मीन्स स्टैट्यूटरी ऑर्डर 127, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर होता है वो, डेटेड 20/4/2020। ठीक है। तो रिजर्वेशन रूल्स एक्चुअली नोटिफाई किस एसआरओ के अंडर हुए थे? वो हुए थे 294 डेटेड 21/10/2005। तो रिजर्वेशन रूल्स को जो अगर आप सर्च करोगे तो आप एसआरओ 294 को भी सर्च कर सकते हो नेट पे, या रिजर्वेशन रूल्स को भी। अगर आपको उन्हें डाउनलोड करना है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आपको रिजर्वेशन रूल्स 2005 नहीं मिल रहे हैं तो आप एसआरओ 294 ऑफ 2005 भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम है। नाउ रिजर्वेशन रूल्स का पहला पार्ट जो है, एज यूजुअल हर रूलिंग की तरह डेफिनेशंस आएंगी। तो हमने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को ही लेके रखा है जो कि आ सकती है एग्जामिनेशन में, या जो कि आपकी डे टू डे वर्किंग में इंपॉर्टेंट हो। अदरवाइज बाकी आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो पहली डेफिनेशन जो है वो है एरियाज एडजॉइनिंग द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। मीन्स वो वाले एरियाज जो कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ हो। वो कौन कौन से एरियाज हैं यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। वो वाले एरियाज जो इन एनलिस्टेड एसआरओस के अंडर नोटिफाई हुए हैं और इन रूलिंग्स में एनेक्शर ए के तौर पे भी दिखाए गए हैं, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट, बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया मीन्स वो वाली विलेजेस, वो वाले एरियाज जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड डिक्लेयर किए गए हो। किसके थ्रू? जो कि यहाँ पे एसआरओज लिखे हैं उनके थ्रू, और एनेक्शर बी इन रूलिंग्स के अंडर वो हमें दिए गए हैं। ठीक है। कैंडिडेट्स पॉसेसिंग आउटस्टैंडिंग प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स मीन्स वो वाले कैंडिडेट्स, वो वाले लोग जिनको आउटस्टैंडिंग प्रोफिशिएंसी है किसमें? किसी भी तरह की स्पोर्ट्स में, जो कि हमें बताई गई है किसके अंडर? स्पोर्ट्स रूल्स 1996 के अंडर, और वो इन रूलिंग्स का एनेक्शर सी बनाती है। ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कौन कौन सी स्पोर्ट्स है वो। नेक्स्ट, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो है इन रूलिंग्स के अंडर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स आते हैं, इनमें कोई ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह नहीं आता है। चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल, तो वो कौन से बच्चे हुए? मीन्स चिल्ड्रन ऑफ दोज परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ यूटी या स्टेट, उन परमानेंट रेजिडेंट्स के, यूटी के हमारी, या पहले हमारी अर्सवाइल स्टेट थी, जो कि सर्व कर रहे होंगे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, या उन्होंने सर्व किया होगा इनमें, और वहां से, इनमें मीन्स इन सर्विसेज में सर्व किया होगा और वहां से ऑनरेबली डिस्चार्ज लिया होगा या रिटायर हुए होंगे, और उनके खिलाफ कोई भी एडवर्स या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक कमेंट मुझे आया था कि आप जी पढ़ के हमें वही बता रही हो, तो मुझे समझ नहीं आया कि जो रूलिंग्स में है मुझे वही बताना है कि मुझे अपना कुछ ऐड करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि डेफिनेशंस है उनमें हमें ट्राई करना है कि वही चीज़ लिखनी है जो हमें रूलिंग्स में है। हम उसमें अपना कुछ ऐड नहीं कर सकते और ना ही हम उसमें कुछ घटा सकते हैं। ठीक है। तो जो ये कमेंट किया था कि आप हमें पढ़ के वही बता रहे हो जो रूल में है, तो मुझे वो समझ नहीं आया। लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूं कि जो रूलिंग्स में है मुझे वही बताना है, ना मैं उससे ज़्यादा बोल सकती हूँ और ना ही मैं उससे कम बोल सकती हूँ। हाँ, मैं बस इसलिए आपको ये सब बता रही हूँ बिकॉज हमारी जो लैंग्वेज होती है रूलिंग्स की, हमारी जो CSR की है या बजट की है या फाइनेंशियल कोड की, काफ़ी टफ होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ उस लैंग्वेज को आपको सिंप्लीफाई करके समझा दूँ। ठीक है। अदरवाइज मैं इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं घटा सकती हूँ। तो मुझे वही बोलना है जो वहां पे लिखा हुआ है, और मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी रूलिंग्स ही आपको दिखा दूं, सो दैट आपको अगर कल कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप ये चीज कोट कर सकते हो। ठीक, आपको ये दिमाग में ना रहे कि इसने कहाँ से लाया है, क्या है। ठीक है।
नेक्स्ट, चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड स्टेट पुलिस पर्सनल। तो ये वो वाले बच्चे हुए जो कि हमारी यूटी के या अर्सवाइल स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट्स थे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्टेट इसलिए लिखा है क्योंकि ये रूल जो है तब नोटिफाई हुआ था जब हम स्टेट में थे, ठीक, इस टाइम आप यूटी कंसिडरेशन में लेंगे। तो चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड स्टेट पुलिस पर्सनल ऑब्वियसली वो वाले बच्चे हुए जो कि उन परमानेंट रेजिडेंट्स के बच्चे हैं जो कि मेंबर हैं या सर्व कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में या पुलिस सर्विस में स्टेट की, या वहां से रिटायर हुए हो ऑनरेबली, और उनके खिलाफ कोई भी एडवर्स या क्रिमिनल या एंटी नेशनल एक्टिविटी रिकॉर्ड पे नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि अरे वो तो ऑलरेडी पुलिस में है या ऑलरेडी पैरामिलिट्री है या ऑलरेडी नेवी में, एयरफोर्स में, तो उनके खिलाफ कैसे एंटी नेशनल एक्टिविटी हो सकती है। तो हम देखते हैं काफ़ी सारे केसेस ऐसे आते हैं कि हाँ जी वो पुलिस में था, फिर वो जो है अचानक से उसने वो लापता हो गया और बाद में पता चला वो जी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो गया था। तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते हैं जहाँ पे ऑल्दो वो तो सर्व कर रहे होते हैं फोर्सेस में ही, लेकिन फॉर सम रीज़न वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसी तरीके से, किसी वजह से, या इवन बीइंग इन फोर्सेस, इवन बीइंग इन पुलिस, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में शामिल हो जाती है, जैसे किसी को मार दिया, किसी के साथ लड़ाई कर ली, जो कि उनको जो है लॉ के अगेंस्ट जाता है। तो वहाँ पे हम इस वजह से ये कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई एडवर्स नोटिस फॉर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग और एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक्स सर्विसमैन वो परमानेंट रेजिडेंट होता है जिसने सर्व किया होगा आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में और ऑनरेबली वहां से डिस्चार्ज या रिटायर हुआ होगा और उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल या एंटी नेशनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, ठीक है। अब रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद भी तो वो कुछ गलत कर सकता है जो कि एंटी नेशनल हो या क्रिमिनल चार्ज पे उसको लिया जा सकता है कि नहीं। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे ये चीज़ इसलिए ऐड कर लेते हैं कि ज़रूरी नहीं है वो वाइल सर्विंग ही वो सब करे, आफ्टर जब वो रिटायर हो जाए या डिस्चार्ज हो जाए सर्विस से तब भी वो कुछ कर सकता है जो कि क्रिमिनल टाइप का हो या एंटी नेशनल टाइप का हो, ठीक है। नेक्स्ट, वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस। वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस जो है वो वाली क्लासेस है जो कि नोटिफाई किए गए हैं इन सब एसआरओस के अंडर और एनेक्शर डी में दिखाए गए हैं। वो हम आगे मैं आपको एक एक करके सारे एनेक्शर्स दिखाऊंगी। उसके बाद पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, ठीक, ये वो वाले लोग हैं जो कि पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या पहाड़ी क्लान से बिलोंग करते हो, जिनका एक डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है, एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी अलग से होती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली 2005 की रूलिंग्स में नहीं थे, इन्हें रिसेंटली ऐड किया गया है किसके अंडर, स्टैट्यूटरी ऑर्डर 127 डेटेड 20/4/2020, ठीक। तो ये पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को रिजर्वेशन जो है वो रिसेंटली 2020 में मिली है, अदरवाइज पहले ये नहीं थी, तो ये आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट, हमने जो यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक्सक्लूड करना है, लेकिन वो हमने ऑलरेडी रिजर्वेशन एक्ट में पढ़े हैं। वो कौन से हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है वहां पे तो हमने पढ़ा कि इन क्लासेस में कौन कौन से आते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन उन क्लासेस में कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके बच्चों को हमें इस कैटेगरी से एक्सक्लूड करना है। वो कौन कौन से हैं, वो हमें यहाँ पे बताया गया है। जो कि ऐसे बंदे हो जो हेड रहे हो किसी भी डिपार्टमेंट के या ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, तो अगर वो खुद बिलोंग करते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से, तो उनके बच्चे जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे इस कैटेगरी से, वो इस कैटेगरी में रिजर्वेशन हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक। कोई ऐसा बंदा जो बिलोंग तो करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से, जो कि हमने पढ़े हैं रिजर्वेशन एक्ट के अंडर, और उस बंदे ने सर्व किया होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे यूएनओ हुई, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ, वर्ल्ड बैंक या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस हुई, वहां पे उसने सर्व किया होगा 5 या 5 साल से ज्यादा तक। तो ऐसे बंदे को उनके बच्चों में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन नहीं मिल सकती है, ठीक। वो वाले ऑफिसर्स जो कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, जहां पे उनकी रैंक या स्टेटस कॉलोनल से कम ना हो, तो
वो अगर खुद बिलोंग करते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से, तो उनके बच्चे जो है वो इस कैटेगरी का फायदा नहीं उठा सकते हैं। ठीक, अब कोई ऐसा बच्चा है जिसका फादर इन जगहों पे सर्व कर चुका हो या कर रहा हो, लेकिन उसकी डेथ हो गई, तो बच्चा जो है वो फायदा ले सकता है, यानी कि उस पे एक्सक्लूजन का रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा, जस्ट बिकॉज उसके फादर की डेथ इन हार्नेस हुई होगी। दैट मीन्स अगर कोई बंदा जो है वो हेड है या सर्व कर चुका है इन जगहों पे, या इंडियन आर्मी में इस रैंक पे रह चुका है जो कि इक्वलेंट टू है कॉलोनल के, और ये बंदा मर गया, तो इसका बच्चा जो है वो इस एक्सक्लूजन के रूल में नहीं आएगा। ठीक, प्रोवाइडेड डेथ इन हार्नेस, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। डेथ इन हार्नेस मीन्स वाइल बीइंग इन सर्विस। दैट मीन्स अगर वो हेड है और वो सर्व कर रहा है यूएनओ या इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में या इंडियन आर्मी वगैरह में उस रैंक का है और उसकी डेथ हो जाती है इन हार्नेस, इन हार्नेस मीन्स वाइल इन सर्विंग। ठीक, तो उसका बच्चा जो है उस पे ये एक्सक्लूजन का रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, समझाई बात? ये चीज आप याद रखेंगे कि अगर डेथ इन हार्नेस हुई। नेक्स्ट, अब अगर कोई लेडी है, ठीक है, और वो बिलोंग करती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, कम्युनिटी, ये सब हमने पढ़े हैं एक्ट के अंडर, और वो मैरिड है इनमें से किसी बंदे के साथ, जो कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिखा है, इनमें किसी के साथ वो मैरिड है, ठीक है, तो ये जो रूल है उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। आई बात समझ? दैट मीन्स रूल ऑफ एक्सक्लूजन उस पर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, मैंने अभी आपको बताया, मैं आपको कुछ कास्ट वगैरह बताऊंगी, ये मैंने आपको एक्ट के अंडर भी दिखाई कि कौन कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट के अंडर आती है। ठीक, उसके बाद कौन कौन सी कास्ट जो है शेड्यूल ट्राइब के अंडर आती है, वो ये है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो है एनेक्सर डी, वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, दैट मीन्स सोशल कास्ट, वो ये है। ठीक, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इनको एक एक करके नोट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ गेम्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि स्पोर्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग जो है प्रोफेशनल वाला बंदा, उस कैटेगरी में कौन कौन सा आता है वो यहाँ पे आपको लिखा है, तो आप यहाँ भी वीडियो को पॉज करके इन सबको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनलिटी इन स्पोर्ट्स, वो वाली कैटेगरी का बंदा कौन कौन सा है, किस किस स्पोर्ट का आता है, तो वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब अगर आप चाहते हो कि रिजर्वेशन रूल्स को आप डाउनलोड करें या फुल लिस्ट इनका आपको मिले, तो आप इस साइट पे जा सकते हैं। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, तो आप इस साइट पे जा सकते हैं। नेक्स्ट, पहला पार्ट डेफिनिशंस का था, वो खत्म हुआ। दूसरा पार्ट जो है रिजर्वेशन रूल्स का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा। तो पार्ट सेकंड में जो है रूल 4 से स्टार्ट होता है, रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दैट मींस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में किस तरीके से रिजर्वेशन मिलती है। ये मैंने आपको एक्ट में भी थोड़ा सा दिखाया था, तो यहाँ आपको मैं पूरा दिखाती हूँ कि रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो हमें इस तरीके की होती है। पहले कुछ और थी जब रिजर्वेशन रूल जो है वो नोटिफाई हुआ था 2005 में, लेकिन SO 127 के अंडर रिजर्वेशन जो है वो चेंज हुई और हमें ये वाली रिजर्वेशन इस टाइम इन वोग है। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट को 8%, शेड्यूल ट्राइब्स को 10%, एंड बाकी आपको लिखा है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बगैर हो। ठीक है, तो उनमें पहला आता है वीकर एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, जिन्हें हम शॉर्ट में सोशल कास्ट भी कहते हैं, उनको 4% है। रेजिडेंट्स ऑफ एरियाज एडजॉइनिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी ALC या इंटरनेशनल बॉर्डर IB, उनको 4% है। रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज 10% है, और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल 4% है। तो ये जो हमारा A, B और C के अंडर रिजर्वेशन आती है, इसे हम जो है वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं। आई बात समझ? तो दैट इज वर्टिकल रिजर्वेशन।
और हमारा जो CA है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये भी बाद में जो है इसमें इंसर्ट किया गया, इसके अंडर हमारी 10% की रिजर्वेशन आती है। ये भी वर्टिकल रिजर्वेशन ही है। दैट मीन्स ये ओवरऑल लॉट में आपको अलग अलग कैटेगरीज में देनी है। लेकिन D और E, दैट मीन्स एक्स सर्विसमैन और फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, जिन्हें हम कहते हैं डिसेबल्ड पर्सन, उनको 6 और 4% की रिजर्वेशन दी गई है। लेकिन ये रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ठीक है, तो मैं आपको भी बताऊंगी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होती है। वर्टिकल रिजर्वेशन तो डायरेक्टली आपके पास जितने पोस्ट्स है, जितनी वैकेंसीज है, उनमें से आपको 8% हिसाब से देखना है कि कितना आएगा, वो आपको रखनी है शेड्यूल कास्ट के लिए। सपोज आपके पास अगर 100 वैकेंसीज है तो उसका 8% कितना हो गया, 8 वैकेंसीज, तो वो आपको एयर मार्क करनी है शेड्यूल कास्ट के लिए। उसके बाद 10% वैकेंसीज आपको रखनी है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो वो 100 की 10 हुई। उसके बाद दैट मीन्स 10 रहेंगी शेड्यूल ट्राइब्स के अंडर। इसी तरीके से 4% रहेंगी, यानी 4 वैकेंसीज रहेंगी सोशल कास्ट के लिए, 4 वैकेंसीज रहेंगी ALC के लिए अगर आपके पास 100 ओवरऑल है। RBA दैट मीन्स रेजिडेंट्स और बैकवर्ड एरिया, उनके लिए आपको 10 वैकेंसीज रखनी पड़ेंगी। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए 4 वैकेंसीज रखनी पड़ेंगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी EWS के लिए 10% यानी कि 10 वैकेंसीज रखनी पड़ेंगी। यानी कि ओवरऑल लॉट में आपको, अगर आपके पास 100 वैकेंसीज है तो डायरेक्टली आप उनको परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में कितनी मुझे आएगी। अब रही बात D और E, दैट मीन्स एक्स सर्विसमैन और फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, इनको किस तरीके से हमें ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देनी है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं करना है कि हमारे पास 100 है, 100 में से 6% हमें एक्स सर्विसमैन यानी 6 उनको देनी है। नहीं, यहाँ पे उस तरीके से रिजर्वेशन नहीं दी जाती है। तो आप ये याद रखेंगे A, B, C और CA में वर्टिकल रिजर्वेशन है, यानी कि आप डायरेक्टली आउट ऑफ द टोटल लॉट जितना % आपको दिया गया है उतनी वैकेंसीज रखेंगे। लेकिन D और E में हमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, उसमें आउट ऑफ द टोटल लॉट में हम रिजर्वेशन नहीं देते हैं। तो वो कैसे हम देते हैं, आइए मैं आपको समझाती हूं। रिजर्वेशन जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस को है, वो अभी मैंने आपको बताया कितना है, 4% है। तो यहां पे भी हमें पहले ये बताया गया है कि वो 4% जो है किस किस तरीके से हमें देना है, किस किस को देना है। दैट मीन्स हमें पता है कि जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं वो एक ही टाइप के तो नहीं होते। किसी को आईज में फॉल्ट होगा, किसी को लिम्स में हो सकता है, किसी को हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है कि इन 4% को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें 1% देना है ब्लाइंड और लो विजन वाले को, 1% उसमें देना है डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग पर्सन वाले को। अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो उनको, या सेरिब्रल पैलेसी हो, जो भी यहाँ पे ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स वगैरह, उनको 1% देनी है। ठीक है, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ठीक है, अमंगेस्ट जो A to D है, ओवरऑल डेफ, मतलब इन सब में 1% देनी है। ठीक है, दैट मीन्स A के अंडर 1%, B के अंडर 1%, C के अंडर 1% और D और E के अंडर 1% हमें रखनी है। समझ आई बात। और यहां मैं आपको बता दूं, पहले ये रिजर्वेशन 3% थी, लेकिन इसको भी एनहांस किया गया 4% वाइड SO नंबर 127 ऑफ 2020। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया कि उस 4% को भी हमें किस तरीके से देना है। तो दैट मीन्स अगर हमें 4 वैकेंसीज आती है किसके अंडर, फिजिकली चैलेंज्ड के अंडर, तो वहां पे हमें एक वैकेंसी के लिए किसको चुनना है, जो ब्लाइंड या लो विजन वाला हो। एक बंदा वो उठाना है जो डेफ हो, एक बंदा वो उठाना है, सॉरी, एक बंदा वो उठाना है जो कि लोकोमोटर हो, यानी कि इसको टांग का हो, जिसको मतलब एसिड अटैक हो, जिसको सेरिब्रल पैलेसी हो, दैट मीन्स न्यूरल प्रॉब्लम्स हो, वैसा कुछ हो, उसमें से एक उसके लिए रखनी है। लर्निंग प्रॉब्लम हो या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, दैट मीन्स मेंटल डिसेबिलिटी वगैरह, उसमें जो है हमें एक जो वैकेंसी रखनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा 4 को हमें कैसे डिवाइड करना है, 4% को। लेकिन अब यहां पे मसला फिर से वही रहता है कि
हमें ये 4% की रिजर्वेशन देनी कैसी है, किस तरीके से देनी है, ठीक है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एसआरओज को यानी गवर्नमेंट ऑर्डर्स को हाईलाइट करके रखा है, तो आप चाहे तो इनको डायरेक्टली गूगल से आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया है। रूलिंग के अंडर हमें खाली बताया गया है कि 4% है फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस को, लेकिन जो मैंने यहाँ पे आपको ये 1111 दिखाया, तो ये किसके अंडर नोटिफाई हुआ है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑर्डर नंबर 163 के अंडर ये बेंचमार्क हमें जो है नोटिफाई किया गया है। ये मैं आपको यहाँ पे साथ में बता रही हूँ, ठीक। अदरवाइज आप बोलेंगे रूलिंग में तो है ही नहीं, कहां से लाया ये, तो ये आपको जो है इस ऑर्डर के अंडर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर, जो कि रिसेंटली नोटिफाई हुआ है 5/11 को, ठीक है, तो जस्ट 20 डेज बैक ये नोटिफाई हुआ है। आप जो है वहां से भी देख सकते हैं बेंचमार्क वगैरह। आई बात समझ। नाउ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है 6% है किसको, एक्स सर्विसमैन को, लेकिन वो 6% भी आप उस एक्स सर्विसमैन को देंगे जिसका मैक्सिमम पे स्केल जो है 10,500 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, यानी कि उस पोस्ट पे देंगे। सपोज आपके पास कोई पोस्ट है जिसका मैक्सिमम पे स्केल जो है 10,500 रखा गया है, तो उसी पोस्ट तक आपको जो है एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन देनी है 6% की। अगर इससे ज्यादा पे स्केल जो है बढ़ती है, तो उसको जो है हमें ये रिजर्वेशन नहीं देनी है। आई बात समझ। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे पे स्केल की बात कर रही हूँ, पे लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, आप प्लीज कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। मैक्सिमम जो पे स्केल है जहां पे हमारा एंड होता है पे स्केल्स में, दैट मीन्स ये प्री रिवाइज्ड की बात है, ये रिवाइज्ड की बात नहीं है। प्री रिवाइज्ड में यहाँ पे रखा गया है इन्होंने कि 10,500 जिस पोस्ट का मैक्सिमम होगा, किसमें, प्री रिवाइज्ड पे जो हमारा था पे कमीशन उसमें, तो वहां पे जो है आप 6% की रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। हमारा इस टाइम पे 7th पे कमीशन का चल रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली देखेंगे कि किस पोस्ट का मैक्सिमम जो है वो आता है 10,500। तो रूलिंग्स में अभी 10,500 ही लिखा था, लेकिन ये प्री रिवाइज्ड है। आप जो है किस हिसाब से देखेंगे, ये एक्चुअली प्री रिवाइज्ड पे स्केल्स पे जाके आपको चेक करना है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो इंटरलॉकिंग तरीके से वर्टिकल रिजर्वेशन से हमें निकालनी है। किस तरीके से, ये आपको मैं ऐसे बताती हूं, ठीक है। अगर हमारे पास 100 वैकेंसीज है, अभी मैंने आपको बताया शेड्यूल कास्ट को 8% देनी है तो 8 वैकेंसीज हुई, शेड्यूल ट्राइब्स को 10% देनी है तो 10 वैकेंसीज हुई। इसी तरीके से जो भी आपको सोशल कास्ट है उसको 5% देनी है, उसके बाद एएलसी है या इंटरनेशनल बॉर्डर है तो 4 उसके लिए रही, रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज उसको 10% है तो 10 रही, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को 4% है तो आउट ऑफ 100 ऑब्वियसली 4 उसको मिलेंगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उसको 10% है तो उसको 10 रहेंगी। तो टोटल आप देख सकते हैं, अगर हम आज के टाइम पे देखेंगे कि आउट ऑफ द नोटिफाइड लॉट हमारी रिजर्वेशन में पहले कितनी जाती है, तो वो 50% बराबर चली जाती है, और हमारे पास ओएम के लिए 50% ही रहता है। तो आप ओवरऑल काउंट कर सकते हैं, ठीक। तो जो ये रिजर्व्ड 50% रही, ये हमारी वर्टिकल रिजर्वेशन आती है। दैट मीन्स डायरेक्टली ऊपर से नीचे तक हम इसको जो है आउट ऑफ द टोटल लॉट सेपरेट कर देते हैं वर्टिकली। आई बात समझ। नाउ जो फिजिकली चैलेंज्ड है और एक्स सर्विसमैन है, उन्हें हमें क्या देना है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो किस तरीके से आप देंगे, रिजर्वेशन जो है पीसीपी यानी फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को 4% दी गई है, दैट मीन्स 4 पोस्ट्स, ठीक है, एमंग 100। किस तरीके से, लेकिन अब आप डायरेक्टली जो है इनके बगैर आप यहां पे उनको 4 नहीं दे सकते हैं, वो 4 हमें इन्हीं जो भी ओवरऑल हमारे पास कैटेगरीज है उनमें से देनी है। कैसे, 4 पोस्ट से 4% है, दैट मीन्स ओवरऑल जो है 100 में से 4% अगर हम देखेंगे तो 4 पोस्ट्स रहेंगी, ठीक है। तो ये 4 पोस्ट्स हमें कहां से लानी है। सपोज मेरे पास जो है ए बी सी और डी ये 4 बंदे हैं, ये डिसेबल है यानी पीसीपी कैटेगरी में आते हैं, और
पीसीबी कैटेगरी के साथ साथ ये किसी भी और कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते। ना तो ये बैकवर्ड एरिया से है, ना तो ये सोशल ट्राइब में है, ये बंदा जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ना ही ये बंदा जो है आरबीए का है। ये बंदा सीधा साधा श्रीनगर को बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल डाउनटाउन को बिलोंग करता है, दैट मीन्स ओपन मेरिट। लेमैन लैंग्वेज में आपको ये समझा रही हूं, सीधा साधा ओपन मेरिट बंदा, शहर का बंदा, शहरी खास का बीचों बीच वाला बंदा, लेकिन ये बेचारा डिसेबल्ड है। तो हम क्या करेंगे काम, इसको हमें शेयर देना है ओपन मेरिट कैटेगरी से। ठीक, अगर ये 4 बंदे हमें जो है एज पर मेरिट सिलेक्ट करने हैं, ऊपर आ रहे हैं इस कैटेगरी के सिलेक्शन लिस्ट में, हमें सिलेक्शन लिस्ट कैसे बनाना होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर सिलेक्शन लिस्ट में ये बंदा एज पर मेरिट ऊपर आ रहा है, ठीक है, और ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, रिजर्व्ड में किसी को नहीं, डायरेक्टली ओपन मेरिट का बंदा है, तो इसको हमें जो है एक वैकेंसी ओपन मेरिट से देनी है। अब अगर 4 के 4 बंदे ए बी सी डी, ये चारों के 4 बंदे जो है वो ओपन मेरिट वाले हैं, ये किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन ये बेचारे जो है डिसेबल्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो इनको हमें ओपन मेरिट की वैकेंसी देनी है। तो दैट मीन्स अगर अभी आपके पास ओपन मेरिट में कितनी वैकेंसीज हमने यहां देखी, बची हमारे पास 50 बची, और ये फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन जो है वो ओपन मेरिट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है 4 वैकेंसीज इसी 50 में से इनको देनी है। तो दैट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो ओवरऑल ओपन तो 50 की 50 रही, लेकिन ओपन में से 4 हमने किसको दे दी, अब फिजिकली हैंडीकैप्ड को, और 46 जो है नॉर्मल ओपन मेरिट वाले जो है उस पे सिलेक्ट होंगे। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई बंदा है डिसेबल्ड, यानी पीसीपी कैटेगरी को बिलोंग करता है, बेचारा उसको आंख की प्रॉब्लम है, उसको जो है टांग की प्रॉब्लम है, उसको जो है हियरिंग प्रॉब्लम है, लेकिन ये बिलोंग करता है किसको, आरबीए कैटेगरी को भी। ठीक, तो अगर ये सिलेक्ट होता है, इसको जो आरबीए के लिए हमने शेयर रखा है उसमें से पोस्ट मिलेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यहाँ पे हमारा जो है आरबीए में 10% शेयर है, तो आउट ऑफ 100 अगर सपोज हमारे पास वैकेंसीज है तो आरबीए के लिए हमें 10 वैकेंसीज रखनी है। और अगर ये फिजिकली चैलेंज्ड बंदा जो है, तो ये अपाहिज बंदा जो है ये बिलोंग करता है आरबीए को, तो आपको इसे आरबीए के लॉट में एक वैकेंसी देनी है। तो दैट मीन्स नॉर्मल आरबीए कितने आएंगे, 9, और पीसीपी आरबीए 1 आएगा उसमें। आई बात समझ। इसी तरीके से अब अगर मेरे पास जो ये मैंने 4 बंदे आपको बता दिए ए बी सी डी, इसमें से एक करता है बिलोंग ओपन मेरिट को, एक करता है आरबीए को, एक करता है एससी को, एक करता है एसटी को, तो लाइकवाइज एक ओपन मेरिट की जो भी हमारे पास वैकेंसी है उसमें जाएगा, एक आरबीए के लिए जो हमने रखी है उसमें जाएगा, एक एससी के लिए जो हमने वैकेंसीज रखी है उस पे जाएगा, और जो हमने एसटी के लिए रखी है वैकेंसीज उसमें जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहाँ का पोस्ट खाता है, वहां का पोस्ट जिस कैटेगरी को वो एक्चुअली बिलोंग करता है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग फिजिकली चैलेंज्ड। तो फिजिकली चैलेंज्ड जो है वो कोई आप सोशल लेवल पे, कोई इकोनॉमिक लेवल पे कैटेगरी नहीं बनाते हो, ये तो हेल्थ वाइज एक कैटेगरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमने रिजर्वेशन रखी हुई है ऑन वन और अदर क्राइटेरिया ऑफ सोशलिटी और इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कंडीशन, उसमें से आप इस बीमार बंदे को जो है ऐड कर लेते हो एज पर जो भी कैटेगरी को वो एक्चुअली बिलोंग करता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो हम किस में से निकाल के देते हैं, जो हमने वर्टिकल रखी होती है। अगर मैं फिर से आपको बताती हूं, फिजिकली चैलेंज्ड बंदा जो है वो आरबीए को बिलोंग करता है, बीमार है बेचारा, अपाहिज है बेचारा, लेकिन है आरबीए बंदा, तो उसकी जब सिलेक्शन होगी उसको हम आरबीए की जो रिजर्वेशन हमने रखी है उसके अंडर जितने पोस्ट आते हैं उसी पोस्ट में से पोस्ट देंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहां पे देखा कि अगर हमारे पास शेड्यूल कास्ट में 8% है,
तो 8 वैकेंसीज 100 में से हमने शेड्यूल कास्ट के लिए रखनी है। और अगर कोई बंदा फिजिकली चैलेंज्ड है और वो बिलोंग करता है शेड्यूल कास्ट को, तो उसे हमें इन्हीं 8 वैकेंसीज में से एक वैकेंसी देनी है। ठीक है, आई बात समझ। तो हॉरिजॉन्टल जो है वो हम एडजस्ट किसमें कर लेते हैं, जो हमारी वर्टिकल रिजर्वेशंस ऑलरेडी बनी हुई होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है कोई भी कैटेगरी हो, हम इन हॉरिजॉन्टल वालों को उसी के अंडर जो है सेटअप कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं जिस कैटेगरी के अंडर ये एक्चुअली बेसिकली बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप ऐसे कहेंगे कोई बंदा है ये रिजर्व्ड जिसे हम कहेंगे कैटेगरीज में आता है, सपोज आरबीए में आता है, सपोज एसटी में आता है, एंड बाय द कोर्स ऑफ टाइम ये बेचारा डिसेबल हो गया, लेकिन है तो ये आरबीए का बंदा या है तो ये एसटी का बंदा, लेकिन ये डिसेबल हो गया। अब इसने किसी अपॉइंटमेंट के लिए, किसी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा और ये सिलेक्ट हो गया। रादर बीइंग डिसेबल्ड, इसको तो हमें जॉब देनी है, लेकिन इसकी बेसिक कैटेगरी क्या है, इसकी बेसिक कैटेगरी चलो आरबीए है, तो ये आरबीए के स्लॉट के अंडर जो है जितने हमने वैकेंसीज रखी थी उन वैकेंसीज में से एक वैकेंसी लेगा। इसी तरीके से ओएम अगर हुआ तो ओएम में लेगा। आई बात समझ। आई होप आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन समझ आई होगी और वर्टिकल रिजर्वेशन भी समझ आई होगी। वर्टिकल हम ओवरऑल लॉट में से डायरेक्टली अलग करके रख देते हैं, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो हम किस में से एडजस्ट करते हैं उतना शेयर, उन वैकेंसीज में से जो हमने ऑलरेडी वर्टिकल के अंडर जो है नोटिफाई करके रखी होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन का भी चलता है। 6% रिजर्वेशन रखी है टू द एक्सटेंट ऑफ द पोस्ट नॉट कैरिंग द पे स्केल ऑफ मैक्सिमम 10,500, और वहां पे भी आपको इसी तरीके से एडजस्टमेंट करनी है जिस तरीके से हमने अभी पीसीपी में देखा। तो दैट मीन्स वो एक्स सर्विसमैन का बंदा अगर बेसिकली किसी और कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको जो है उसी कैटेगरी में उसे जो है शेयर मिलेगा आउट ऑफ द शेयर जो हमने उस कैटेगरी के लिए रखा होगा। सपोज ओपन मेरिट का बंदा होगा तो ऑब्वियसली ओपन मेरिट के लिए जितने पोस्ट्स रखे होंगे उसमें जाएगा। आरबीए का बंदा होगा ये एक्स सर्विसमैन, तो आरबीए के लिए आपने जितने वैकेंसीज रखी होंगी उन वैकेंसीज में से ये खाएगा वैकेंसी। अगर एसटी में आपने 10 वैकेंसीज रखी है, 12 वैकेंसीज रखी है, और ये एक्स सर्विसमैन जो है या पीसीपी जो है ये एससी का बंदा निकला, तो ये उन एससीज के लॉट में से एक वैकेंसी खाएगा। ठीक है, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा समझ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये इजिली अंडरस्टैंड मतलब आपने किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल 5 रोस्टर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब हमने जो है ये रिजर्वेशंस जो दी हमने, ये किस तरीके से हम जो है फिर एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से हम दिखाते हैं, किस तरीके से हम इन 5-5 वैकेंसीज को किस तरीके से हम जो है अपने लिए ड्रॉ करते हैं कि कौन सी 5 आएंगी। देखो अभी तो मैंने आप कहेंगे कौन सी 5, ये क्या बोल रही है, मतलब अभी तो हमने 100 में से देखी है ना, 100 में से आराम से आपने 8% के लिए 8 निकाला, 10% के लिए 10 रखा। अब आपके पास 100 वैकेंसीज नहीं है, आपके पास टोटल में 15 वैकेंसीज है। आपको ये सारा जो भी रिजर्वेशन का आपको दिया है शेयर उन 15 वैकेंसीज पे भी तो अप्लाई करना है। अब आप कैसे निकालोगे 15 वैकेंसीज में मुझे कितनी वैकेंसीज ओपन को देनी है, वहां पे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा 1.012, 3.24। ये आप कैसे आप इन वैकेंसीज पे जो है आप काम करोगे, कैसे आप इनको राउंड करोगे, कहीं पे आपको कम हो जाएगा, कहीं पे आपको ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो राउंड अप कैसे करोगे। चलो आपके पास जी आपको वैकेंसी जो नोटिफाई करनी है 15 भी नहीं है, 5 ही है, आपको उन्हीं 5 वैकेंसीज को ये सारी रिजर्वेशन देनी है ना। अभी तो मैं आपको यहां से फिर से दिखाती हूं, अभी तो हमने इन 100 वैकेंसीज पे इतनी सारी रिजर्वेशंस लगा दी, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। सपोज मेरे पास 100 वैकेंसीज नहीं है, मेरे पास 5 ही वैकेंसीज है नोटिफाई करने को, तो उस टाइम पे मैं कैसे उन 5 वैकेंसीज को जो है सारी की सारी रिजर्वेशन दूं और फिर नोटिफाई करूं, उस चीज के लिए हमारे पास रोस्टर है।
ठीक है। और रोस्टर जो है हमेशा 100 वैकेंसीज के लिए बनाया गया होता है, और फिर हमें जितनी वैकेंसीज को नोटिफाई करना होता है हम उतनी वैकेंसीज पे उसे अप्लाई कर देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। अगर हमें 5 वैकेंसीज होंगी तो हम देखेंगे पहले 5 पॉइंट्स पे कौन कौन सी हमें आती है कैटेगरीज, तो हम उन 5 को जो है नोटिफाई उसी तरीके से कर देते हैं। मैं आपको आगे समझाती हूँ। रोस्टर जो है मैंने आपको भी बताया, ये एक रनिंग अकाउंट होता है, ईयर टू ईयर स्टार्ट होता है। जैसे कि ईयर टू ईयर स्टार्ट मतलब ये नहीं कि इस साल भी 1 से स्टार्ट हुआ, 0.1 से, नेक्स्ट ईयर भी 0.1 से स्टार्ट हुआ। ये ऐसे होता है कि अगर इस साल हमने कोई पर्टिकुलर वैकेंसी, सपोज जूनियर असिस्टेंट की हमने 10 वैकेंसीज जो है वो नोटिफाई कर दी, तो 0.1 2 3 4 जैसे मैंने अभी आपको बताया रोस्टर जो है 1 to 100 पॉइंट्स का होता है। फिर से बता रही हूँ, रोस्टर 1 to 100 पॉइंट्स का होता है। तो हमने जो है 10 वैकेंसीज नोटिफाई करनी है, तो कौन से पॉइंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस साल अगर हमने 10 की और फिर नेक्स्ट ईयर और 5 करनी है, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो 11 पॉइंट से स्टार्ट होगा, 11 12 13 14 15। फिर अगर उसी साल में हमने फिर से एडवर्टीजमेंट की तो 16 से स्टार्ट हो जाएगा, 16 17 18 19 20। तो हर पोस्ट के लिए अलग से रोस्टर मेंटेन होता है। हर पोस्ट के लिए क्लास 4th पोस्ट होगा, अलग से रोस्टर मेंटेन होगा, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट होगा, अलग से मेंटेन रोस्टर होगा, इंजीनियर पोस्ट होगा, अलग से रोस्टर मेंटेन होगा, ठीक है। तो रोस्टर जो है रनिंग अकाउंट की तरह रहता है। हर साल जो है जो भी लास्ट पॉइंट आपका रहा होगा, नेक्स्ट वाला जो साल है वहां से उसके बाद वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब जरूरी नहीं है साल आपने साल में दो बार नोटिफाई की तो आपको जो है जो लास्ट पॉइंट रहा होगा लास्ट वाली नोटिफिकेशन में, दूसरी वाली नोटिफिकेशन में आप उसके जो है दूसरा वाला पॉइंट स्टार्ट होगा या अगला वाला पॉइंट होगा वहां से स्टार्ट होगा। सपोज लास्ट वाली जो आपने नोटिफिकेशन दी थी, चाहे वो लास्ट साल दी हो या 2 साल पहले दी हो या इसी साल में दी हो, उसका लास्ट पॉइंट 50 रहा, तो अब जो आपको नोटिफाई करना है ये पोस्ट, तो आपको 51 से स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर आपने फॉर वांट ऑफ सूटेबल कैंडिडेट लास्ट वाली नोटिफिकेशन में, या हम बोलेंगे लास्ट टाइम पे, कोई रिजर्व्ड क्लास के बंदे के लिए जो है अनरिजर्व्ड वैकेंसी जो है वो यूटिलाइज की, तो नेक्स्ट जब आप करोगे स्टार्ट तो वहां पे आप अनरिजर्व्ड वैकेंसी को रिजर्व्ड जो है वो ट्रीट करोगे। समझ आई बात? फॉर वांट ऑफ सूटेबल कैंडिडेट, आपके पास सूटेबल कैंडिडेट है, ये आरबीए को बिलोंग करता है, लेकिन आपके पास जो वैकेंसी है वो ओएम की है, ओपन मेरिट की है, लेकिन ये बंदा सूटेबल है। अब अगर आपने इस सूटेबल बंदे को लेने के लिए उस आरबीए को ट्रीट किया एज ओपन मेरिट, ठीक है, यानी कि उस मतलब आपके पास जो ओपन मेरिट वैकेंसी थी वो क्या है, वो अनरिजर्व्ड है, वो रिजर्व्ड नहीं है, लेकिन बंदा कौन सा है आपके पास, रिजर्व्ड कैंडिडेट। तो आपने जो है उस रिजर्व्ड कैंडिडेट को अनरिजर्व्ड वैकेंसी पे लिया जस्ट फॉर वांट ऑफ सूटेबल कैंडिडेट। तो आपने क्या किया, आपने अनरिजर्व्ड कैटेगरी को रिजर्व्ड बना दिया, ठीक है, यानी ओएम को आपने आरबीए बना दिया, बिकॉज बंदा तो आरबीए का था। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एडवर्टीजमेंट करेंगे तो आपने क्या करना है काम, आपने ओपन मेरिट को रिजर्व बना दिया, यानी अनरिजर्व्ड को रिजर्व बना दिया। तो नेक्स्ट टाइम आप इस चीज को सुधारेंगे, आप एक रिजर्व्ड कैटेगरी को अनरिजर्व्ड कर देंगे। आई बात समझ? ठीक। उसके बाद रोस्टर जो है वो इन रूलिंग्स में, यानी कि जो हमारा रिजर्वेशन रूल है उनमें एनेक्चर ई में दिया है किस तरीके का है, लेकिन आप जो रिजर्वेशन रूल 2005 है उसका रोस्टर नहीं देखेंगे, आप SO 127 का रोस्टर देखेंगे जो कि रिसेंटली नोटिफाई हुआ है। हमें पता है रूलिंग्स में तो नोटिफाई होते रहती हैं, चेंज वगैरह अमेंडमेंट्स होती रहती है, तो कोशिश करनी चाहिए जो रिसेंट है उसको हम सर्च करें, उस पर काम करें। तो एनेक्चर ई ऑफ रिजर्वेशन रूल्स 2005 में हमें दे के हैं, लेकिन इस टाइम पे जो है अगर आपको रोस्टर चाहिए तो आप SO 127 ऑफ 20 को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें रोस्टर को किस तरीके, मतलब जो हमारे पास एक रजिस्टर होती है, आप बोलोगे कि रोस्टर को हमें किस तरीके से रखना है, ये क्या हवा में रखना है? नहीं, एक रजिस्टर बनानी है, उस रजिस्टर पे हमें ये पॉइंट्स जो है, मैं आपको भी दिखाऊंगी रोस्टर कैसा होता है, उस रजिस्टर पे हमें ये रोस्टर बनाना है। लेकिन रजिस्टर के स्टार्ट पे जो है आप एक सर्टिफिकेट लिखेंगे कि इस रजिस्टर पे कितने पेजेस है, और इस पोस्ट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 4th है, इस पोस्ट के लिए मैं जी इतने पेजेस यूटिलाइज कर रहा हूं,
ठीक है, ये आप इस रजिस्टर पे लिखेंगे। लेकिन रजिस्टर के दो हिस्से करने हैं, एक हिस्से पे आपको जो है रिजर्व्ड वाले रखने हैं और एक हिस्से पे आपको अनरिजर्व्ड रखने हैं। अगर आपने पार्ट 1 में अनरिजर्व्ड रखा तो पार्ट 2 पे आप जो है रिजर्व्ड वाले रखेंगे, या आप अलग अलग इसमें जो है 20-20 पेजेस रखेंगे और अलग अलग उसमें जो है लगा सकते हैं ओवरऑल भी। ये आपकी अब अपनी मर्जी, आप कैसे बनाएंगे, मतलब आप रिजर्व्ड जिसे हम कहेंगे पोस्ट के लिए अलग रखें या एक साथ रखें। लेकिन आप अब जिस तरीके से भी बनाएं, आपको स्टार्टिंग पे एक सर्टिफिकेट जो है वो एंटर करनी है। कैसे करनी है, उस पे आपने लिखना है कि ये जी रजिस्टर में इतने पेजेस है और इस पेज में जो है मैं इस पोस्ट के लिए कितने पेजेस यूटिलाइज कर रहा हूं। ठीक है, मैंने कि फॉर एग्जांपल जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है तो इस पोस्ट के लिए मैं 1 से 20 पेजेस तक जो है रजिस्टर के रिजर्व कर रहा हूं। उसके बाद 30th पेज से मैं जो है स्टार्ट कर रहा हूं कोई और पोस्ट का, चाहे क्लास 4th पोस्ट हो। उसके बाद दैट मीन्स आपको गिन के रखने, एक इंडेक्स टाइप बनाना है, लेकिन वो एक तरीके की सर्टिफिकेट पे आपको पहले ही पेज पे एंटर कर देना है। तो इस तरीके से आप उसमें जो है बना सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि किस तरीके से आप जो है वो पेज जो है वहां पे जिसे हम कहेंगे कैटेगराइज करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 पे जो है आप क्या करेंगे काम, एनुअल समरी लिखेंगे। ठीक, अगर आपने पार्ट 1 पे आपने पोस्ट्स की डिटेल ली ना एज पर रोस्टर, ठीक है, तो आप पार्ट 2 पे जो है वहां पे एनुअल समरी लिखेंगे कि 7, मतलब उस पार्ट 2 पे आपको उतने सारे पेजेस नहीं रखने, 10 20 30 पेजेस रखेंगे और उसमें आप लिखेंगे कि ये ईयर है, इस ईयर में हमने कितनी वैकेंसीज नोटिफाई की, उसमें हमने कितने सिलेक्शंस आई, हमें जो है कितना बैकलॉग रहा, तो अब हमें आगे इस के लिए कोई और सिलेक्शन करनी है कि नहीं करनी है, कितने पोस्ट्स रिजर्व किए थे और कितने पोस्ट्स रिजर्व नहीं किए थे। वही मैंने कहा था कि रिजर्व्ड के लिए मतलब वहां पे आप देखेंगे कि एक रिजर्व्ड मतलब कि आप देखेंगे कितने पोस्ट हमने रिजर्व किए थे, क्या हमें बराबर उनकी जो है सिलेक्शंस आई कि नहीं, वो सब आप लास्ट यानी पार्ट 2 ऑफ द रजिस्टर पे लिखेंगे। पार्ट 1 में बहुत सारे पेजेस होंगे और पार्ट 2 में जो हमने रखना है उसमें 20-30 पेजेस आप रखेंगे, क्योंकि उतनी सारी डिटेल नहीं लिखनी है, बस जितना यहाँ पे दिखाया है मैंने इतनी डिटेल आपको उन लास्ट पेजेस पे लिख के रखनी है कि किस साल की ये एनुअल समरी है। ठीक है, हो गया, ये आपको आई होप समझ आया होगा। सर्टिफिकेट आप ऐसे लिखेंगे जो यहाँ पे लिखी है, पार्ट 1 ऐसा रहेगा उसका, और पार्ट 2 में आप जो है डिटेल्स रखेंगे इस तरीके की कि कौन सी हमने जो है वैकेंसी रेफर की थी, रिजर्व्ड कितनी थी, उसमें हमें कितनी आई वहां से सिलेक्शंस होके, बैकलॉग कितना रहा, क्या चीज कैसी रही, तो वो आप इसमें जो है पार्ट 2 में रखेंगे। समझ आई बात। नेक्स्ट ये हमारा है रोस्टर। तो इस तरीके से हम जो है रोस्टर को मेंटेन करते हैं फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 100। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मेरे पास 5 ही वैकेंसीज मुझे जो है नोटिफाई करनी है, तो एज पर रोस्टर उसमें जो है 3 आएंगी ओपन मेरिट, 1 आएगा बैकवर्ड, 1 आएगा शेड्यूल कास्ट। ये रहेगा मेरा नोटिफिकेशन जो है उसमें पोस्ट का ब्रेकअप। अब अगर मेरे पास 10 वैकेंसीज है, मुझे उन्हें नोटिफाई करना है, मुझे उन पे सारी की सारी रिजर्वेशंस देनी है, तो कैसे दूं, तो इस तरीके से 10 मुझे पोस्ट है, उनमें से मैं देखूंगी मेरे पास ओपन मेरिट कितने आएंगे 10 तक, 1 2 3 4 5 मेरे ओपन मेरिट आएंगे, बैकवर्ड आएगा उसमें मेरे को 1, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब 1 आएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 1 आएगा, ALC वाला 1 आएगा। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको रिजर्वेशन जो ओवरऑल दिखाई, आप कहेंगे हमें जो रिजर्वेशन में सीधे परसेंटेज है हम सीधे निकालेंगे, लेकिन जब आपके पास 3 ही पोस्ट होते हैं, वो तो आपके पास जब बल्क पोस्ट होगा आप आराम से निकाल सकते हो। आपके पास अब 5 ही पोस्ट है, 3 ही पोस्ट है, ठीक है, 10 पोस्ट है, तो उस टाइम पे आप इतनी सारी रिजर्वेशन कैसे उस पे अप्लाई करोगे? आपका जो उसमें परसेंटेज निकलेगा फिर वैकेंसीज का, वो तो आपको जो है डेसिमल्स में आएगा, कभी तो 0 पॉइंट भी आ सकता है, तब आप क्या करेंगे उस टाइम पे। इसलिए हमने जो है ओवरऑल दिया गया है रोस्टर। अगर हमारे पास 100 भी वैकेंसीज है, 200 भी है, तो हम रोस्टर अप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं कि मुझे किस चीज के लिए कितनी करनी है। हमने डायरेक्टली वो परसेंटेज नहीं देनी है, 4 ये है, 10 ये है, 10 ये, हम रोस्टर को अप्लाई करते हैं वाइल नोटिफाइंग वैकेंसीज। ठीक है, आपके पास 20 हो तो आप यहाँ पे देखेंगे रोस्टर को कि मुझे कितनी किस
के अंडर आएंगी। आप 10 को जो है डायरेक्टली परसेंटेज अप्लाई करके जो है निकाल सकते हो वैकेंसीज, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका हमें रोस्टर के थ्रू जाना है, ठीक है। ओवरऑल आप देख सकते हो कि मुझे कितनी आएंगी इसमें, लेकिन कैटेगरी वाइज नोटिफाई करने के लिए आपको हर हाल में रोस्टर के थ्रू ही जाना है, ताकि आपका जो भी वहां पे कुछ आता है, पॉइंट्स में आता है, वो सारा जो है खत्म हो जाए। आई बात समझ? आई होप आपको रोस्टर भी समझ आया होगा किस तरीके से अप्लाई करना है। और रोस्टर में हमें जो है सारी की सारी रिजर्वेशंस दी गई होती है, इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है कि अब मुझे इसमें अगर कोई राउंड फिगर करना है, किस तरीके से करूं, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आपका रोस्टर रहा। उसके बाद आपको जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस देनी है वो आप आराम से दे सकते हो इस पे, तो वो आपको पता ही है किस तरीके से आप देनी है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस जो है वो इस रोस्टर पे जो है मेंशन नहीं की होती है, बिकॉज रोस्टर जो है वो वर्टिकल के लिए होता है। आई बात समझ? नाउ कस्टडी एंड मेंटेनेंस ऑफ रोस्टर। रोस्टर किसके पास रहता है, कौन इसको अपनी कस्टडी में रखता है, कौन मेंटेन करता है? तो अगर स्टेट कार्डर पोस्ट होंगे, यानी यूटी कार्डर के, अब तो हमारी स्टेट रही नहीं लेकिन रूलिंग्स में भी स्टेट कार्डर लिखा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो रखेगा करके, ठीक। उसके बाद अगर डिविजनल कार्डर के पोस्ट्स हैं तो एचओडी या अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी होगी फॉर ईच डिवीजन वो रखेगी अपने पास। किसी डिपार्टमेंट के जो है डिवीजन के हिसाब से होता है। सपोज मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, वहां पे जो है कश्मीर भी है, जम्मू भी है। इसी तरीके से हमारा फिशरीज है, वो भी कश्मीर भी है, डायरेक्टर फिशरीज कश्मीर, डायरेक्टर फिशरीज जम्मू, तो दैट मीन्स 2 डिवीजन है। अभी हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि पूरा एक ही होता है, वहां पे एक ही डायरेक्टर होता है, चाहे वो जम्मू का हो या श्रीनगर में चल रहा हो, लेकिन डायरेक्टर एक होता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से कहेंगे, अगर डिविजनल कार्डर होगा तो ईच डिवीजन का जो हेड होगा या ईच डिवीजन में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वो मेंटेन करेगी रोस्टर, ठीक है। यानी कि एचओडीज हमारे जो है वो करेंगे डिविजनल कैडर का रोस्टर मेंटेन। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट जो है, पहले जो उसकी जो मतलब मैं ऐसे बताती हूं आपको, जो डिविजनल कैडर पोस्ट थे पहले हमारे पास उसमें आते थे क्लास 4 के पोस्ट, तो उसकी जो रोस्टर है वो मेंटेन तो एक्चुअली करना है एचओडी को, लेकिन एक कॉपी जो है वो देनी होती थी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हेड्स होते थे कंसर्न उनको। समझ आई बात? जैसे कोई एचओडी है, कोई डिपार्टमेंट है, उसे कोई पोस्ट जो है, डिपार्टमेंट्स पहले करते थे पोस्ट एडवर्टाइज, उनके पास अथॉरिटी थी क्लास 4 पोस्ट को एडवर्टाइज करने की, आप लोगों को पता है, लेकिन अब वो जाते हैं एसएसबी को। तो दैट मीन्स जब उनके पास अथॉरिटी थी क्लास 4 पोस्ट को नोटिफाई करने की, तो उस टाइम पे जो है एचओडी खुद ही डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट के लिए भी रोस्टर मेंटेन करते थे, लेकिन एक कॉपी उसकी किसको देनी होती थी, जो उस डिस्ट्रिक्ट का कंसर्न हेड होता उनका, ठीक है। उसके बाद वो वाली सर्विसेज जहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू होती है, कॉम्पिटिटिव कंबाइंड एग्जामिनेशन के थ्रू होती है, दैट मीन्स हमारे केएस वगैरह एग्जाम्स, वहां पे रोस्टर जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ही मेंटेन करता है। आई बात समझ कि कौन कौन किस किस पोस्ट का रोस्टर मेंटेन कर सकता है, यानी किसके पास वो रोस्टर रजिस्टर होती है। जो ये रोस्टर अभी मैंने आपको 1 to 100 दिखाया, ये आपको रजिस्टर पे बनाना पड़ता है फॉर ईच पोस्ट। ये नहीं कि 100 का 100 बना दिया उस पोस्ट के लिए, नहीं। आपने अगर इस साल सपोज दिसंबर 2021 इसमें आपने जूनियर असिस्टेंट की 5 वैकेंसीज को नोटिफाई किया, तो आपने जो 20 पेजेस उस रजिस्टर पे जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए रखे हैं, उसमें से पहले पेज पे आप जो है लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 और लिखेंगे कि किस नोटिस के अंडर हमने इसको एडवर्टाइज किया। अब आप जो है जून 22 में जो है फिर से 5 पोस्ट जो है रेफर करेंगे, तो आप उन 5 के नीचे अब फिर से लिखेंगे 6 7 8 9 10 और साइड में लिखेंगे किस नोटिफिकेशन के अंडर हमने इसको नोटिफाई किया, ठीक। ये मैं बता रही हूं, मतलब
जब अगर हम खुद करते क्लास 4 पोस्ट वगैरह या कोई भी पोस्ट वगैरह जब खुद करते, लेकिन अब जो इस टाइम पे एसएसबी कर रही है तो उनका होता है कि वो किस तरीके से नोटिफाई करेंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन रोस्टर रजिस्टर जो है वो तो डिपार्टमेंट को ही मेंटेन करनी है ना, क्योंकि रेफर कौन करेगा? डिपार्टमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? डिपार्टमेंट। तो रोस्टर रजिस्टर जो है वो हमें खुद ही मेंटेन करनी है, उस पर आपने लिखना है। क्या लिखेंगे अब आप? पहले लिखते थे नोटिफाइड नोटिफाइड, आज लिखेंगे रेफर्ड रेफर्ड। तो आपको रेफर करनी है इस बार, खुद नोटिफाई नहीं करना है। समझ आई बात? पहले नोटिफाई करते थे तो हम लिखते थे कि नोटिफाइड वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर जितना, आज हम रेफर करते हैं तो उसमें हम लिखेंगे रेफर्ड इतना इतना, वाइड दिस ऑफिस लेटर नंबर इतना। समझ आई बात? फिर चाहे आपको डायरेक्टली एसएसबी को रेफर करना हो या आपको अपने कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को रेफर करना हो, ठीक, सो दैट वो फिर आगे उसको रेफर करें। एचओडीज जो है वो अपने कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को रेफर करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो फिर अपने थ्रू कैसे रेफर करते हैं आगे सिलेक्शन एजेंसीज को, ये फिर उनका काम होता है, वो फिर आगे उसको रेफर कर देते हैं। तो रोस्टर किसके पास रहेगा? ऑब्वियसली अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास, दैट इज एचओडी। आई बात समझ? इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर और डिविजनल कैडर पोस्ट्स। और इन केस जो हमारे पास यूटी के हैं तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट खुद ही रखती है, या हमारे पास जो कंबाइंड एग्जामिनेशंस के होते हैं तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उस रोस्टर को अपने पास बना के रखता है। आई बात समझ? रोस्टर किस तरीके से बनाना है। इसी तरीके से आपके पास एक ही वैकेंसी तो होती नहीं है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंडर। सपोज हमारे पास क्लास 4 की अलग है, उसके पास हमारे पास जूनियर असिस्टेंट्स है, उसके पास हमारे पास जूनियर इंजीनियर्स है, तो इस तरीके से जितनी सारी, उसके बाद हमारे पास अकाउंट्स असिस्टेंट्स है, या तो हर किसी पोस्ट के लिए आप अलग से रोस्टर जो है मेंटेन करेंगे। चाहे आप एक ही रजिस्टर पे करें, बड़ी सी रजिस्ट्री लानी है, उसके 20-20, 30-30 पेज एक एक पोस्ट के लिए अलग से रिजर्व करके रखने, तो जितने जितने रोस्टर पॉइंट्स तक आप पोस्ट्स रेफर करते जाएंगे उतने उतने रोस्टर पॉइंट्स आप उन वैकेंसीज के अंडर लिखते रहेंगे। समझ आई बात? आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि क्या है, किस तरीके से हम जो है रोस्टर मेंटेन करते हैं, किस तरीके से रिजर्वेशंस देते हैं। और ये था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंडर। प्रमोशन का हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या होता है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर किस तरीके से हम रिजर्वेशन देते हैं, किस तरीके से हम रोस्टर मेंटेन करते हैं, तो ये मैंने आपको आज बताया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं knowtherules123@gmail.com, या हमारे फेसबुक पेज नो द सर्विस रूल्स पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।